स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल डार्क यूपीएससी पे। आज हम ये तीसरा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं सीसैट एनालिसिस पे। नए व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, सीसैट एनालिसिस प्रीलिम्स 2024 के सीरीज़ का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 के आगे के मैथ्स के क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम 7-8 क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर कर सकें। ठीक है, बिना समय को वेस्ट करते हुए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 टिल क्वेश्चन नंबर 27 वी हैव ऑलरेडी डन। ठीक है, तो 28th क्वेश्चन में है कि इन एन एग्जामिनेशन 80% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन इंग्लिश, 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी एंड 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। तो ठीक है, इन सब क्वेश्चन को करने का एक बड़ा आसान सा तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। ठीक है, तो जैसे ही क्वेश्चन मिले ना आपको, तो ये थोड़ा आप सीख लीजिएगा। ठीक है, मैं जब टॉपिक वाइज डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो आपको मैं सिखाऊंगा अभी ये डायग्राम कैसे बनाते हैं। पर अभी इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले हम ये मानते हैं कि ये जो बॉक्स है ये आपको दर्शाता है, ये इट रिप्रेजेंट्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है आपके पास। ठीक, और आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, जब परसेंटेज का सवाल हो ना, तो परसेंटेज को आप टोटल स्टूडेंट की तरह काउंट करो। सो ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है जो कि 100। ठीक, इसमें आपको दो इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि 80% मतलब 80 स्टूडेंट पास इन इंग्लिश। तो मैं एक बनाता हूँ सर्कल, ये रिप्रेजेंट करता है आपका इंग्लिश में जो लोग पास हैं। ठीक है, 80। दूसरा सर्कल बताता है कि 70% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड इन हिंदी, तो ये बनाता हूँ मैं दूसरा सर्कल। ठीक, और ये है हिंदी, हिंदी में कितने परसेंट लोग पास हैं, ये काउंट कितना है हमारे पास, 70। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे ये जो बड़ा वाला बॉक्स है ये आपको दिखाता है 100 स्टूडेंट। ठीक है, टोटल क्लास के। अब ये दिखाता है 80 स्टूडेंट जो कि इंग्लिश में पास हैं, 70 स्टूडेंट हिंदी में पास हैं। तो जो ये एरिया है बॉक्स की, जो आउटसाइड ऑफ द बॉक्स ये वाली एरिया है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप ध्यान से सोचो। अभी सिर्फ और कुछ आप ध्यान मत दो, आपके पास सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन है कि ये क्लास के टोटल स्टूडेंट हैं 100, जिसमें 80 लोग इंग्लिश में पास हैं, 70 लोग हिंदी में पास हैं। ये दोनों उसके लिए ग्राफ है। तो ये जो बचा हुआ एरिया है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये तो वही रिप्रेजेंट करेगा ना कि जो लोग किसी सब्जेक्ट में नहीं पास है, मतलब जो कि ना इंग्लिश में पास है ना हिंदी में पास है। ठीक है, तो अब आप ये बताइए, मान लेता हूं मैं ये एरिया एक्स है और ये एरिया वाई है, ये जेड है। ठीक है, इसको मैं दो तरीके से बताऊंगा, एक उनके लिए जिनको वेन डायग्राम के बारे में पता है, एक दूसरा उनके लिए जिनको नहीं पता है। तो आप एक्स क्या रिप्रेजेंट करेगा, आप सोच के बताओ। देखो आप, जो एक्स है और जो वाई है और एक जेड है, तो एक्स प्लस वाई आपके पास क्या है, एक्स प्लस वाई, ध्यान देना, एक्स प्लस वाई क्या है, ये टोटल स्टूडेंट है जो इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, एक्स प्लस वाई ये बड़ा वाला सर्कल है जो कि 80 के बराबर है। ठीक, उसके बाद आप ध्यान देना यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह आप y प्लस जेड क्या है आपके लिए, ये टोटल स्टूडेंट हैं जो हिंदी में पास हैं। ठीक है, और आप ये मुझे बताना कि अगर आपको ये दिया हुआ है कि 15% मतलब 15 लोग हैं जो फेल हैं दोनों सब्जेक्ट में, 15% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, वो क्या है, ये हरा वाला एरिया ही तो है ना, ये बाहर वाला जो एरिया है, यही लोग तो किसी सब्जेक्ट में पास नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखो, ये टोटल एरिया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या लोग हैं, ये वो लोग हैं जो कि या फिर इंग्लिश या फिर हिंदी में पास है, मतलब किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, वो कितने के बराबर होना चाहिए, ये आपका 100 - 15 के बराबर होना चाहिए या नहीं, 100 टोटल स्टूडेंट, हाँ, और 15 जो लोग फेल्ड इन बोथ, जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, तो 100 में से आप 15 निकालेंगे कितना मिलेगा, 85। ये 85 ऐसे लोग हैं जो कि किसी न किसी सब्जेक्ट में पास है, इंग्लिश या हिंदी में। वही चीज़ तो ये दिखा रहा है ना ये डायग्राम। बस ये तीन इक्वेशन आपके पास है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है,
बराबर 85, ये इक्वेशन 3। इन तीनों की मदद से आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट। मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो कि सिर्फ एक सब्जेक्ट में फेल हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला जो सर्कल है ये आपको दिखाता है कि इंग्लिश में कितने लोग पास हैं। ठीक है, ये वाई क्या दिखाता है, ये जो वाई वाला सर्कल है ये दिखाता है, ये कॉमन एरिया है ना इस वाले सर्कल, इंग्लिश वाले हिंदी वाले सर्कल का। तो ये ऐसे लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, वाई वाले, क्योंकि ये कॉमन है एक्स वाले में भी वाई में भी। तो ये वो लोग हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, तो जो ये बचा हुआ एरिया है ये वाला, ये सिर्फ उतने लोग हैं जो इंग्लिश में पास हैं। ठीक है, मतलब ये लोग हिंदी में फेल हैं। ठीक है, ये एक्स लोग हिंदी में फेल हैं और वो इंग्लिश में पास हैं। और उसी तरह से आप जेड को देखिए, जेड क्या है, जेड ये लोग हैं जो सिर्फ हिंदी में पास हैं। ठीक है, तो एक्स प्लस जेड यही तो मुझे चाहिए, मैं इसी को तो ढूंढ रहा हूँ ना। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड इन ओनली वन सब्जेक्ट, जो कि फेल हैं सिर्फ एक सब्जेक्ट में। ठीक है, ये बाहर वाली जो एरिया है ये वो लोग हैं जो किसी में पास नहीं है, वो दोनों सब्जेक्ट में फेल है, ये बाहर वाला एरिया। ठीक है, 15% लोग ऐसे हैं जो दोनों में फेल हैं। ठीक है, जो वाई है ये दोनों में कॉमन है, ये दोनों सब्जेक्ट में पास हैं। अब मुझे ये जो बाहर वाला एरिया एक्स है और जो बाहर वाला एरिया जेड है, ये लोग एक्स वाले इंग्लिश में पास हैं, जेड वाले हिंदी में पास हैं। दूसरे भाषा में कहूँ तो एक्स वाले हिंदी में फेल हैं और वो जेड वाले इंग्लिश में फेल हैं। तो इन्हीं का सम चाहिए मुझे, एक्स प्लस जेड की वैल्यू चाहिए। क्या इन तीनों इक्वेशन से, एक ये इक्वेशन, दो वो इक्वेशन और ये, क्या इन तीनों के मदद से आप एक्स प्लस जेड की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल आसान है ना। ये देखो, आप इन पहले पहले दोनों इक्वेशन को आप जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, एक्स प्लस 2i प्लस जेड बराबर कितना, एक्स प्लस 2i प्लस जेड बराबर 150। और तीसरा इक्वेशन है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 85। इन दोनों इक्वेशन को आपस में घटा दीजिए, y बराबर कितना हुआ 65। अब आपको जब y मिल गया, जब आपको y मिल गया तो आप आराम से ना x प्लस जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं इस इक्वेशन में पुट करके। इस वाले में क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 85 और y रहा आपका 65। तो x प्लस जेड कितना हो गया 20, एक्स प्लस जेड आपका 20 हो गया जो आपका आंसर होगा। ठीक है, ये तरीका है जिसको वेन डायग्राम के बारे में थोड़ा आइडिया नहीं है, जिनको ये सब फॉर्मूला नहीं पता, यूनियन का, इंटरसेक्शन का, ये फॉर्मूला जिनको नहीं पता है ये उनके लिए है। वो आराम से 3 इक्वेशन बनाएं, डायग्राम ड्रॉ करें, इक्वेशन बनाएं, खत्म बात। आपका ये इजी सा इक्वेशन बनेगा, आप सॉल्व करें, आंसर आ गया। अब मैं बात करता हूँ जिनको ये चीज़ें पता है, जिनको यूनियन और इंटरसेक्शन का फॉर्मूला जिनको पता है उनके लिए सवाल और भी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ है भी नहीं वो फॉर्मूला, जब मैं वेन डायग्राम पढ़ाऊंगा तो मैं उससे रिलेटेड जो भी एक दो छोटे मोटे फॉर्मूला है ना वो भी मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो अभी मैं देखता हूँ उनके लिए वो सवाल कैसे है जिनको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो फॉर्मूला एक होता है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होता है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है ऐसे लोग, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ तो ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करेगा ऐसे लोग जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हैं, इंग्लिश या हिंदी में से किसी न किसी एक में से पास हैं। ठीक है, और वो कितने लोग हैं, वो 100 - 15 लोग तो हैं, 100 - 15, क्योंकि 100 लोग पूरे लोग, 15 लोग जो दोनों में फेल हैं, तो अगर घटा दूंगा तो ऐसे लोग मिलेंगे जो दोनों में पास होंगे या किसी न किसी एक सब्जेक्ट में पास होंगे। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 70, बी की वैल्यू है 80, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन मतलब बी मतलब ऐसे लोग जो दोनों सब्जेक्ट में, दोनों विषयों में पास हैं। ठीक है, वो यहाँ से डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, 85 बराबर 70 प्लस 80 और ए इंटरसेक्शन बी बराबर 65। ठीक है, अब आपसे पूछा गया है कि ऐसे लोगों की संख्या बताइए जो जो
सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हों, तो वो वेन डायग्राम वालों को पता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये दिखाता है जो सिर्फ एक सब्जेक्ट में पास हैं, मतलब इंग्लिश में पास हैं, और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी ये सिर्फ हिंदी में पास हैं, मतलब ये पहले वाले ये हिंदी में फेल है, दूसरे वाले इंग्लिश में फेल है। अब ये चीज़ निकाल दीजिए, ए की वैल्यू कितनी है 80 माइनस 65 कितना हुआ 15, ये कितना है 70, बी है 70, 70 माइनस 65 कितना हुआ 5, इन दोनों का सम तो पूछ रहा है मुझे 20 आंसर आ गया। तो जिस भी मेथड से आप करें फॉर्मूला से या फिर एक्स वाई जेड मान के आंसर आपका सेम आने वाला है। ठीक है, चलिए ये रहा पहला क्वेश्चन आज का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। पूछता है कि अ फादर सेड टू हिज सन, ओके इसको मैं अच्छे से रफ करके आपको बताता हूँ। अ फादर सेड टू हिज सन 9 years बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। ठीक है, मतलब एक पिता अपने बेटे से बोलता है कि एन ईयर एन ईयर्स पहले, मतलब एन साल पहले, ठीक है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ लिखता हूँ। ये है आपके फादर जी, ठीक है, ये है फादर और ये है सन। ठीक है, अभी मैं प्रेजेंट की बात करता हूँ। प्रेजेंट में मान लेते हैं फादर की उम्र है एफ और सन की उम्र है एस। ठीक है, मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में क्या बोलते हैं फादर की एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब अब बात करता हूँ एन ईयर्स बैक। एन ईयर पहले फादर की क्या उम्र होगी एफ माइनस एन। जैसे अभी मेरी उम्र अगर 20 साल है, तो 5 साल पहले मेरी उम्र क्या होगी 20 - 5। तो बेटे की भी उम्र एन साल पहले क्या होगी एस माइनस एन। ठीक है, अब आप देखिए ये नॉर्मल इन्फॉर्मेशन हो गई। अब इक्वेशन हम लिखते हैं। एन ईयर्स बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, मतलब एन साल पहले की फादर की उम्र है एफ माइनस एन, ये बराबर है एफ माइनस एन साल पहले यू आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। अभी आपकी जो उम्र है वो उम्र मेरी एन साल पहले थी। एक बाप अपने बेटे से बोलता है, तो अभी बेटे की उम्र क्या है एस, प्रेजेंट वाली उम्र। एन साल पहले बाप की उम्र क्या थी एफ माइनस एन। ये हो गया पहला इक्वेशन। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन, उसमें आगे क्या बोलता है वो, माई प्रेजेंट एज इज 4 times योर एज एन ईयर्स बैक। माई प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज क्या है एफ, ये किसके बराबर है 4 गुना है बेटे की एन साल पहले जो एज थी। तो एन साल पहले बेटे की क्या एज थी एस माइनस एन, इसकी 4 गुना है, ये देखिए। ठीक है, आगे क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 130। प्रेजेंट एज फादर और सन की क्या है एफ और एस, एफ और एस का आप सम कर दो, ये एक 130 के बराबर है। ये हो गई 3 इक्वेशन। तो पूछ क्या रहा है मुझसे, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर एजेस, उनके एज का डिफरेंस क्या होगी, मतलब अंतर। फादर का प्रेजेंट एज एफ, सन का एस, यही मुझे पता करके बताना है एफ माइनस एस। ठीक है, अब ये सब सवाल को ना थोड़ा सॉल्व करते टाइम थोड़ा दिमाग लगाओगे तो ये सवाल थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाएगी। जैसे मुझे चाहिए क्या, आप पहला इक्वेशन देखो। पहले इक्वेशन में s को मैं लाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड और n को ले जाता हूँ राइट हैंड साइड, तो ये बनेगा f माइनस एस इक्वल्स टू एन, बन जाएगा। पहला इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। तो बेसिकली मुझे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। अगर f माइनस एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और f माइनस एस एन के बराबर है, तो मुझे ले दे के फाइंड आउट करना है n की वैल्यू। एक बात हो गई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं f को, अब देखो अगले इक्वेशन में आप देखो f इक्वल्स टू 4 × s - n। तो मैं क्या करूं कि इस इक्वेशन में f की जगह और n और s के में सब्स्टिट्यूट कर दूं। तो पहले इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं f इक्वल्स टू s प्लस n। ठीक है, तो दूसरा इक्वेशन आपका बन जाएगा s प्लस एन इक्वल्स टू 4s माइनस 4n, जो कि बन जाएगा 3s इक्वल्स टू 5n। ये दूसरा इक्वेशन बन गया, ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए तीसरे इक्वेशन में भी तीसरे इक्वेशन में भी
f की जगह मैं रख सकता हूँ s प्लस एन। देखिए आप, रख सकता हूँ ना। तो तीसरे इक्वेशन में f की जगह मैं रखूंगा s प्लस एन। तो s प्लस एन और s बराबर 130। तो 2s प्लस एन बराबर 130। मैं ऐसा कर इसलिए रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं इसको रिड्यूस कर दूंगा n में, और n की जब वैल्यू मुझे मिल जाएगी, वही तो है f माइनस एन इक्वल्स टू, ये थी f माइनस एन इक्वल्स टू एस, तो f माइनस एस इक्वल्स टू एन। तो f माइनस एस ये n के बराबर ही है, तो अगर मुझे n की वैल्यू मिल जाएगी तो मुझे f माइनस एस की वैल्यू मिल जाएगी। तो अल्टीमेटली मैं वही अटेम्प्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, 2s प्लस एन इक्वल्स टू 130। ठीक है, और मुझे पता है 3s इक्वल्स टू 5n। तो 2s की वैल्यू क्या होगी? 2s की वैल्यू होगी 5n अपॉन 3s इंटू 2। देख लो, आसान सी बात है। आप 3 को इसको नीचे लाओ और दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2s इक्वल्स टू 5n बाई, सॉरी 5n बाई 3s। ठीक है, 2s इक्वल्स टू 5n बाई 3। ये देख लो, यहीं से मिल जाएगी आपको ना, 2s की वैल्यू यहाँ से मिल गई। अब इस वैल्यू को आप इस इक्वेशन में रख दोगे तो सारा वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब मैं रख देता हूँ, तो 10n/3 प्लस n इक्वल्स टू 130। ये हो जाएगा 13n इक्वल्स टू 130 इंटू 3, n इक्वल्स टू 30, जो कि आपका आंसर है। n इक्वल्स टू 30 है क्या? हाँ, पहला ऑप्शन। ये देखो, आप देखो, अब तक मैंने जो भी क्वेश्चन करा, इसमें आप मुझे बताना कमेंट करके कि आपको ऐसा क्या चीज़ जो लगा टफ है, जो आपको पहले नहीं पता है। आप ऐसे इक्वेशंस नहीं बना सकते, आप ये इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते, आपको डिफिकल्टी कहाँ होती है पेपर में, आप वो चीज़ मुझे कमेंट में पर्टिकुलरली पॉइंट आउट करके बताना। ठीक है, तो हम आगे वाले वीडियोस में उसको भी इंक्लूड करेंगे, उसको कैसे दूर करना है। ठीक है, ये सवाल मैं एक बार जल्दी से रिकैप कर देता हूँ। फादर की प्रेजेंट एज एफ, सन की एस, एन साल पहले दोनों की एज एफ माइनस एन और एस माइनस एन। ठीक है, अब इक्वेशंस बनाते चले जाओ आप। इक्वेशन मैंने पहला इक्वेशन क्या बनाया, आई एन ईयर बैक आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ, एन ईयर बैक एफ माइनस एन, एन ईयर बैक ये फादर की एन साल पहले की उम्र है। ये किसके बराबर थी? जो बेटे की अभी की उम्र है। ये पहला इक्वेशन था। ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या था, माई प्रेजेंट एज इज 4 टाइम्स योर एज एन ईयर्स बैक। माई प्रेजेंट एज मतलब फादर का प्रेजेंट एज एफ, ये 4 गुना है किसके? बेटे के, बेटे की 4 साल जो पहले, एन साल जो पहले की उम्र है। तो एन साल पहले बेटे की उम्र एस माइनस एस इंटू 4। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। और तीसरा इक्वेशन तो और स्ट्रेट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि इफ द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 130 ईयर्स। तो पहले ये सम कर दो आप, फादर और सन के प्रेजेंट एज का सम 130 है। अब आपसे पूछ रहा है उनके प्रेजेंट एज का डिफरेंस बताओ, एफ माइनस एस बताना है। तो मैं एफ माइनस एस ना निकाल के मैं पहले इक्वेशंस को ऐसे ट्रांसफॉर्म कर दिया, एस को लेफ्ट हैंड लाया, एन को राइट हैंड ले गया, तो एफ माइनस एस बराबर एन। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एन की वैल्यू निकालूं। अब इक्वेशन को एफ की जगह मैंने एस प्लस एन पुट कर दिया दोनों जगह और सॉल्व कर दिया, डायरेक्ट आंसर आ गया, एन की वैल्यू मिल गई मुझे 30। ठीक है, वही वही मुझे चाहिए उस क्वेश्चन में। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए, जैसे अभी तक हम जो क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, आपने देखा होगा कि जो क्वेश्चन में काफ़ी कुछ न्यूमेरिकल इन्वॉल्व है, जिसमें आपको खुद से पेन पेपर से यूज़ करना है। ठीक है, लिखना है, कैलकुलेट करना है, उसमें टाइम लगेगा। अगर इंसान शुरू से ही, अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं हो, ठीक है, वो क्वेश्चन करना स्टार्ट किया और वो क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करना कर दिया, वो क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, धीरे धीरे वो करते हुए आ रहा है, उसकी प्रैक्टिस भी नहीं है, तो जाहिर सी बात है उसे टाइम लगेगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। अब आप सोचो, अगर वो क्वेश्चन नंबर 30 तक पहुंचा ही नहीं, और मैं ये कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं बता रहा हूँ, अगर आप सही से प्लान करके नहीं पेपर अटेम्प्ट करोगे, सही से पेपर अप्रोच नहीं करोगे, तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। आप भले से कितना भी तेज हो, ठीक है, आपके साथ, ये किसी के साथ भी हो सकता है, ये बहुत कॉमन है। आप शुरू से एक एक क्वेश्चन करना स्टार्ट करोगे और आप देखोगे कि यहाँ तक पहुंचे ही नहीं, आपका टाइम खत्म हो गया। सीसैट के पेपर में टाइम सबको लगता है, इसीलिए मैं बात करता हूँ कि सेलेक्टिव बनना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा क्या क्वेश्चन करना है, क्या नहीं करना है, कैसे पेपर को अप्रोच करना है। उस पर हम डिटेल वीडियो बनाएंगे, उसमें मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा आपको, क्या अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है,
क्योंकि ये क्वेश्चन देखो आपको इसमें पेन कॉपी की भी जरूरत नहीं है, ये बेसिक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इतना इन्फॉर्मेशन, चूंकि सीसैट मैंने बताया था पहले ओरिएंटेशन वीडियो में, सीसैट का ऑब्जेक्टिव होता है जनरल नॉलेज चेक करना, आपका जनरल मैथ्स आपको आनी चाहिए। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर, ये जनरल है, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब नॉर्मल आप यूपीएससी का एग्जाम दो ना दो, ये सब इन्फॉर्मेशन ऐसा है जो आपको डे टू डे लाइफ में हेल्प करेगा। ठीक है, जाना चाहिए एज ये इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर्स। 1 मेट्रिक टन बराबर, मेट्रिक टन और टन ये दोनों सेम ही चीज होती है। ठीक है, 1 मेट्रिक टन बराबर कितना, 1000 kg। सही इन्फॉर्मेशन है। एक एक क्विंटल बराबर 100 kg, 1 टन बराबर 1000 kg, ये सब बेसिक मैथ्स है ना। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर, ये तीनों इन्फॉर्मेशन सही है। बस डी, आपने देखते ही ये सवाल आप कर दोगे अगर आपको थोड़ा सा पता है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं ना जो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए, जो हम डे टू डे लाइफ में सुनते हैं। यूपीएससी क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, चाहे वो जीएस हो चाहे मैथ्स हो। जैसे आप एकड़ सुनते होंगे बहुत, 1 एकड़ बराबर कितना मीटर स्क्वायर, ये इन्फॉर्मेशन है, आपको पता होना चाहिए रफली कितना होता है। ये हो गया। या फिर 1 मीटर बराबर कितना फीट या फिर कितना इंचेस, शायद इतना होता है। रफली आपको आइडिया होना चाहिए कितना होता है। तो ये बेसिक मैथ्स है। ठीक है, आपके लाइफ में ये जरूरत पड़ता है इन सब चीज़ों का। इतना अगर आप पता नहीं रखोगे तो जरूरी नहीं है ये एग्जाम में पूछे ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ गया, ये होता है ये क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं भी आया, पर ये इन्फॉर्मेशन आपको रखनी चाहिए, आपको ये हेल्प करेगी। ठीक है, और ये क्वेश्चन अगर दिख गया तो आप विद इन सेकेंड्स ये क्वेश्चन आप कर लोगे। और सोचो आप अगर यहाँ तक आप पहुंचे ही नहीं होते तो ये इजी क्वेश्चन मिस हो जाएगा। तो इसीलिए इस पेपर में सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है क्वेश्चन का। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। कुछ रिक्वेस्ट थी कुछ व्यूअर्स की कि पेपर को हिंदी हिंदी वाला भी सेगमेंट साथ खोल के ओपन करो। ठीक है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि मैं मोस्टली पेपर इंग्लिश में ही सॉल्व करता हूँ, तो मेरी थोड़ी आदत सी है। ठीक है, और मैं आप देख रहे होगे कि मैं चीज़ों को हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं दिक्कत लगती है लैंग्वेज को लेके तो आप मुझसे पूछ सकते हो ना, अपना टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन करो, कोई क्वेश्चन बताओ कि हाँ ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो हम उस चीज़ को दोबारा अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला मैथ्स का क्वेश्चन क्या था, ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ओके, व्हाट द डिफरेंस इन पैसेज, ओके ये इंग्लिश है। हाँ ये रहा शायद। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को क्या कहता है कि लेट एक्स बी टू डिजिट नंबर, ओके, एंड वाई बी अनदर टू डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। ठीक है, ये चीज़ आप थोड़ा सा देखो सीखो यहाँ पे। आप कोई दो डिजिट का नंबर लो, जैसे हो गया 72। 72 को आप कैसे लिखोगे, 72 को आप लिख सकते हो, ये किसी भी नंबर को लिखने का तरीका होता है, 2 × 10⁻⁴ ये यूनिट प्लेस, प्लस 7 × 10⁻, यहाँ जीरो से स्टार्ट करते हैं। यूनिट प्लेस के लिए 2 × 10⁻�0, टेंथ प्लेस के लिए 2 × 10⁻1 ऐसे जाता है। ठीक है, टू इंटू नहीं, ये 10⁻0, 10⁻1 ऐसे ये बढ़ता रहता है। जैसे आपको देखो 779 हो गया, इसको आपको एक्सपेंड करना है, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये भी पहले इसको देखते हैं। ये 70 + 2 है ना, इसको एक्सपेंड करते हैं, तो ये कैसे एक्सपेंड होगा, 9 × 10⁻0, 7 × 10⁻1 और 7 × 10⁻2, मतलब 779, ये हो गया ना 779। तो ये नंबर को एक्सपेंड करने का, ये लिखने का तरीका है। 72 को कैसे आपने लिखा, 7 × 10⁻1 प्लस 2 × 10⁻0, मतलब 70 + 2। अदर वर्ड्स में इसको आप लिख सकते हो 10 × 7 + 2। बात सही है ना। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन नंबर को जनरली एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हैं हम, नंबर को जो हमें बनाना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप देखो यहाँ पे आपको दो नंबर्स दिए हुए हैं एक्स और वाई। ठीक है, और वो दोनों दो डिजिट के नंबर है, एक्स भी और वाई भी दो डिजिट के नंबर है, ये सब इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो दो डिजिट का नंबर है। ठीक है, मैं मानता हूँ जो उसमें दो डिजिट होंगे कुछ ए और बी के टाइप होंगे, नंबर ऐसे दिखता होगा। ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे, इसको एक्सपेंड करके ऐसे लिख सकते हो 10a + b। अभी अभी मैंने सिखाया ना आपको, ये b × 10⁻⁰
जीरो प्लस ए इंटू 10 to the power 1, 10 to the power 1 मतलब 10, सो 10a प्लस बी, बस वही चीज़ तो है ये। x आपका हो गया 10a प्लस बी। अब y की बात है, इसमें क्या है कि अनदर 2 डिजिट नंबर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट, मतलब अगर y इस कुछ इस फॉर्म में होगा, बी ए के फॉर्म में होगा, अगर x ए बी के फॉर्म में है तो y बी ए के फॉर्म में है, मतलब सेम चीज 10b प्लस ए। ये x हो गया और ये y हो गया, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। अगला इन्फॉर्मेशन क्या है, इफ x प्लस वाई इज द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का सबसे बड़ा कौन सा नंबर होता है, 99, क्लास 5 6 का मैथ। तो x प्लस वाई का सम आपको कितना दिया हुआ है, 99। व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यहीं पे आपका दिमाग चलना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी है ना जो आपको सोचना पड़ेगा टाइम एग्जाम के टाइम फ्रेम में, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि ये चीज आपको पेपर एनालिसिस से ही आएगा। ये ऐसी चीज नहीं है जो आपको मतलब ऐसे ट्रेन कोई कोच टीचर आपको कोचिंग में ट्रेन करेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आप पेपर एनालिसिस करो और वैसे क्वेश्चंस आप देखोगे ना एक बार, तो आपका दिमाग बेटर हो जाता है, ठीक है, वैसे क्वेश्चंस को करने में। तो आपको खुद ट्रेन करना है ये सब सोचने में, वही हम लोग का एफर्ट है कि आप खुद से पेपर सॉल्व करो और कॉन्फिडेंट फील करो कि आप ये सी सेट आराम से क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 99। अब देखना आप, मेरे पास दो इक्वेशन है x और y, इन दोनों इक्वेशन को मैं जोड़ देता हूँ तो ये बनेगा ना x प्लस वाई, ये कितना होगा, 10a प्लस ए मतलब 11a प्लस 11b, 11a प्लस 11b इक्वल्स टू x प्लस वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 99, ठीक है। तो a प्लस b की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी, 9, a प्लस b की वैल्यू हो गई 9, ठीक है। ये मेरे लिए काम का है, क्योंकि इसमें पूछा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, x के वो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, आपको ये पता चल गया a और b की वैल्यू 9 है और x क्या है, 10a प्लस b है, ठीक है। तो आप ऐसे एक टेबल बना लो ना आराम से, ए बी, ठीक है। और मुझे पता है ए और बी का सम क्या है, 9 है, तो मैं रख लेता हूँ ए की वैल्यू 1 तो बी की वैल्यू 8 होगी। तो एक्स क्या हो जाएगा आपका, 18, और वाई उस केस में 81। तो आप देखो सम करो, 819 99 आ रहा है ना एक्स प्लस वाई। सिमिलरली अगर ए की वैल्यू 2 रखते हो, बी की वैल्यू क्या होगी 7, अगर ए की 3 रखते हो, बी की वैल्यू क्या होगी 6, 4 रखते हो तो क्या होगी 5, 5 रखते हो तो क्या होगी 4। इसी तरह आप देख लो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, अगर आप 6 रखते हो तो क्या होगी 3, अगर 7 रखते हो तो क्या होगी 2, 8 रखते हो तो क्या होगी 1। यही पॉसिबिलिटीज हैं, और कोई ऐसा पॉसिबिलिटी ही नहीं। अगर आप 9 रखो ए की वैल्यू तो बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो वो सिंगल डिजिट का नंबर बन जाएगा ना। देखो कैसे, x बराबर क्या है 10a प्लस बी, तो 10a प्लस बी आप करोगे तो क्या होगा 10 इंटू 9 प्लस बी मतलब 90, x हो गया आपका 90, ठीक है। y क्या होगा 10 इंटू जीरो, वही b तो जीरो था ना, अब y क्या था 10b प्लस ए, b की वैल्यू जीरो, 10b प्लस ए, 10 इंटू जीरो बराबर जीरो, a की वैल्यू 9, तो y हो गया 9, 9 तो सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो अपने पास ऑप्शंस क्या है, यही ऑप्शंस है x के लिए, एक ये ऑप्शन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, यही आंसर है 8, बस खत्म। और कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं, छोटा छोटा इक्वेशन है, एक इक्वेशन रहा ये x, दूसरा इक्वेशन रहा y का, दोनों का सम 2 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर है 99, आपने किया, दोनों का सम किया आपने, उसके बाद क्या करना था, दोनों का सम के बाद आप x और y की वैल्यू निकाल लिया, फिर उसको x प्लस वाई मिल गया, वहां से a और b की वैल्यू मिल गई, a प्लस बी इक्वल्स टू 9। अब मुझे पॉसिबिलिटी देखनी है तो a और b आप रख के देख लो क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, बस काउंट कर लिया आ गया। तो इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि कोई बड़ा सा फॉर्मूला कोई कुछ ऐसे नहीं है, बस आपको नॉर्मल जो नॉलेज है उसी को अच्छे से यूज करना है, वो अप्लाई करना है, और आपको यही सीखना है। और ऐसे आप सीख जाओगे ना तो फिर आपको ऐसे जनरल एग्जाम्स में सी सेट वगैरह की कभी आपको डर नहीं लगेगा, चाहे कभी भी कितनी प्रिपरेशन हो नहीं हो, अगर एक बार इम्प्लीमेंट करना आप सीख गए ना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे, कैसा भी एग्जाम हो सी सेट जैसा आप क्लियर करके ही जाओगे, ठीक है। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 36। तो इसमें दिया हुआ है वेट ऑफ द 6 बॉयज इक्वल्स टू वेट ऑफ द 7 गर्ल्स इक्वल्स टू द वेट ऑफ द 3 मेन
एंड वेट ऑफ द 4 वीमेन। ठीक है, तो क्या हुआ है कि मैं लिखता हूँ 6 बॉयज 6b, ये जो वेट है ये किसके बराबर है, 7g 7 गर्ल्स के बराबर, 3 मेन 3m और 4 वीमेन, ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछता है, एक और इन्फॉर्मेशन आपको देता है कि इफ द एवरेज वेट ऑफ द वीमेन इज 63 kg। समझो आप, अगर एवरेज वेट है किसी एक वीमेन का 63 kg, ठीक है, ये वीमेन वाला इक्वेशन है, ठीक है, और उससे पूछता क्या देन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज, तो मैं इन दोनों के बीच में ही कंसर्न हूँ, बाकी ये दोनों मेरे लिए इररिलेवेंट है, क्योंकि वीमेन और बॉयज का रिलेशन में पूछ रहा है। तो 6b बराबर 4w, और मुझे b निकालना है, 4/6 इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू क्या है, 63 दिया हुआ है एवरेज वेट, 63 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, तो ये b कितना हो गया 42 kg। ये आपका आंसर हो गया, स्ट्रेट क्वेश्चन है, देख रहे सीधे सीधे क्वेश्चन। आप इनिशियली आपने क्वेश्चन देखा होगा जब हम पेपर अटेम्प्ट कर रहे थे, तो कितने टफ टफ क्वेश्चन थे, टफ इन द सेंस जिसमें कुछ कैलकुलेशन इन्वॉल्व था, कुछ थिंकिंग, कुछ थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व था, थोड़े क्रिटिकल थे। अब ये सब क्वेश्चन देखो, वो यूनिट वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चन, एकदम एवरेज का क्वेश्चन, ऐसे 2 लाइन का कोड आंसर आपका आ गया। अब सोचो, अगर आप इनिशियली क्वेश्चंस में टाइम वेस्ट कर दोगे, आप यहाँ तक नहीं पहुँचते हो, या फिर जब पहुँचते हो तो टाइम कम है, तो जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन आपसे मिस हो जाएंगे ना। और जबकि ये क्वेश्चंस हैं जो आप अगर सेलेक्टिव करोगे तो बहुत जल्दी यहाँ पहुँचोगे, और इसको आप करके कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ोगे। आप ये क्वेश्चन करोगे तो आपको पता है ना सही हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ें हैं। इसलिए इस पेपर में अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब आओ आगे करते हैं, ये अगला क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड द मिनट हैंड coincide इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM, एक दिन सेम डे में। इस क्वेश्चंस को ना, घड़ी वाले क्वेश्चंस को तो मैं तो सजेस्ट करूंगा आप ना एक बार बना के ड्रॉ कर लिया करो, अगर आपको विजुलाइज नहीं हो पाता है तो तुरंत ऐसे ड्रॉ कर लो, ठीक है। ये 12 1 2 3 कुछ यहाँ आता है, 4 5 6 यहाँ आता है, 7 8 9 यहाँ आता है, 10 11 यहाँ आता है, 12 ये है। तो क्या कहता है, हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड द मिनट हैंड coincide इन अ क्लॉक बिटवीन 10 AM एंड 2 PM। तो 10 AM मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब देखो ये जो क्लॉक होती है ना, उसमें AM PM तो कुछ ऐसे रहता नहीं है। तो 10 AM की जब बात किया, उसका ये मतलब है कि जो मिनट वाला सुई होगा, जो मिनट वाला हैंड है, वो 12 पे होगा, और जो आवर वाला होगा, घंटे वाली सुई, छोटी वाली सुई, वो 10 पे होगी, कुछ ऐसा कंडीशन होगा, ठीक है, अभी के लिए शुरुआत में 10 AM पे। और फाइनली आपकी घड़ी पहुंचनी ऐसे कंडीशन में है, 12 1 2 3। देखो ड्रॉ करते ही क्वेश्चन आपको तुरंत दिख जाएगा, ऐसे भले से आपको क्वेश्चन टफ लगे, पर इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। 2 PM, ठीक है, 10 के बाद 10 के बाद 11 12 1 2, 2 PM मतलब छोटी वाली सुई 2 पे, बड़ी वाली सुई 12 पे, ठीक है, खत्म। अब आप, ये इनिशियल कंडीशन है, और आपको बताना है इस कंडीशन में पहुंचने में कितना, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स द आवर एंड द मिनट एंड गोइंग टू coincide, मतलब एक के ऊपर एक आने वाली हैं, coincide मतलब ओवरलैप करेंगी, कितनी बार ऐसा होगा। तो आप इमेजिन करो, जब 10 से 11 बजेगा, 10 से 11 बजेगा, ये सुई यहाँ से यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, 10 से 11 बजे ये छोटी वाली सुई, द आवर एंड, ठीक है, घंटे वाली सुई। अब ये जो मिनट वाली सुई है, तब तक ये पूरी एक राउंड करके फिर यहाँ पहुंचेगी, तभी तो होगा ना 11 बजेगा। तो ये पूरा एक राउंड करके यहाँ पहुंची है, और ये इतना चल के यहाँ पहुंची है, तो बीच में कोई ऐसा टाइम तो आया रहा होगा ना, ये भी इधर से जा रही है, ये भी इधर से जा रहा है, ये थोड़ा तेज जा रहा है, ये स्लो जा रहा है, पर कहीं तो एक बार मिले होंगे ना बीच में। तो 10 से 11 के बीच में ये मिल जाएंगे एक बारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब ये छोटी वाली सुई आपकी 11 पे है, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूँ पुराना वाला सिचुएशन, ये देखो, अब ये है 11 पे, ये है 12 पे। अब जब 12 बजेगा, 11 से जब 12 बजेगा तो क्या होगा,
ये वाली सुई मूव करके यहाँ आ जाएगी, और उसी टाइम जब 12 बजता है तो दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर होती ही हैं, ये भी मूव करके वहीं पे आ जाएगी। तो 1 घंटा और आपको मिल गया, 12 बजने पे एक बारी और मिल गया। ठीक है, तो एक बार कोइंसाइड किया, अब ये दूसरी बार हो गई। अब देखना आगे, अब 12 से जब 1 बजेगा तो क्या एक्शन होगा? तो 12 पे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, अब इसको मैं रफ कर देता हूँ। अभी कंडीशन ये है, 12 पे दोनों सुई एक दूसरे के ऊपर है। अब क्या होगा कि मिनट वाली सुई तेज चलेगी, ये तो आगे निकल जाएगी, ये धीरे 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 पहुंचेगी 1 पे। छोटी वाली सुई, छोटी वाली सुई धीरे धीरे पहुंचेगी 1 पे। ठीक है, ये धीरे 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 पहुंचेगी 1 पे, और उससे तब तक ये क्या होगा, जो मिनट वाली सुई है इसके आगे ही पहुंच जाएगी 12 पे, तभी तो 1 बजेगा। ठीक है, ये आपका बजा 1, और इस टाइम क्या होगा, इस टाइम आपका 1 बजेगा। पर इस बार कहीं पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेम जगह हैं। मिनट वाला तेज चलेगा, वो पहले निकल जाएगा, तो अब तक कोई ओवरलैप नहीं हुआ। अब 1 से जब 2 बजने वाला होगा तो क्या होगा, फिर वही चीज, 1 से जब 2 बजेगा तो ये इतना ट्रेवल करेगा। ठीक है, इतना आएगी, जो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली सुई पूरी यहाँ से घूम के यहाँ फिर पहुंचेगी। तो जो जाहिर सी बात है ना, दोनों इधर से जा रहे हैं, एक स्लो एक फास्ट है, कहीं बीच में तो मिलेंगे ही, कहीं इधर बीच में कहीं मिल जाएंगे एक बार। ये काउंट कर लिया, टोटल कितना आया, 3 बार आया। 2 बज गया, आपको वही चाहिए था, 11 से 2 तक आना था, कितनी बार मिले, 3 बार, वही आपका आंसर हो गया। तो ये सब क्वेश्चन है, आप घड़ी बनाए आपने, आपको ये तुरंत आंसर दिख जाएगा। अच्छा, ये 3 बार मिल रहे हैं, कुछ इसमें करना ही नहीं है। आप इसमें अगर चाहो फॉर्मूला वगैरह लगाओ तो लगा सकते हो, वो सब सिंपल सिंपल फॉर्म, थोड़ा वो लेंदी हो सकता है, कैलकुलेट करना पड़ सकता है, पर यहाँ विजुलाइज करोगे और इजिली हो गया। फॉर्मूला से भी आप कर सकते हो, क्योंकि 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई है वो 360 डिग्री रोटेट करती है, और 1 घंटे में ही आवर वाली जो सुई है वो 60, वो कितना रोटेट करती है, वो 12 घंटे में, वो 12 घंटे में 360 रोटेट करती है। तो 1 घंटे में कितना रोटेट करेगी, 30 डिग्री। ये है घंटे वाली सुई और ये मिनट वाली सुई। ठीक है, बस इन्हीं दोनों इक्वेशन को यूज करके आप वही एक्स वाई मान के आप ये आंसर ला सकते हो। पर ये देखो, आसान तरीका आपके पास है, आप देख लो कैसे कैसे कोइंसाइड हो रहा है, बस खत्म बात। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, द कैलेंडर फॉर द ईयर 2025 इज सेम फॉर द ईयर, किस ईयर में? ठीक है, बात ये कह रहा है कि 2025 में जो कैलेंडर है वो, वही कैलेंडर सेम कब आएगा। ठीक है, सेम आने का क्या मतलब है, सेम आने का यही मतलब है कि 1 जनवरी का जो डेट है, 1 जनवरी जो है 2025 का जो भी दिन होगा, अगर आज मंडे 25 जनवरी, 1 जनवरी 2025 को अगर मंडे है, तो अगला वो कौन सा साल आएगा जिसमें 1 जनवरी 2000 समथिंग कुछ भी हो, उस दिन मंडे आए। एक चीज़ तो ये होना चाहिए, तभी तो कैलेंडर रिपीट कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ ये कि अगर ये लीप ईयर है 2025, तो अगला वाला भी लीप ईयर होना चाहिए, तभी तो, नहीं तो कैलेंडर रिपीट नहीं कर पाएगा ना। एक साल में 365 दिन, एक साल में 366 दिन, रिपीट नहीं कर सकते, एक दिन तो एक्स्ट्रा हो गया। अगर ये लीप ईयर नहीं है तो अगला वाला भी लीप ईयर नहीं होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, यही दो कंडीशन है कैलेंडर रिपीट होने के लिए। अब देखो, अब सिंपल इन्फॉर्मेशन, इतना चीज़ अगर आप समझ गए कैलेंडर रिपीट होने का क्या मतलब है, अगर ये आप समझ गए, तो देखो आपको क्या करना है। आपको ये पता होगा ना कि अगले साल, जैसे अगर आज 1 जनवरी 2025 है, अगर आज मंडे है, तो 1 जनवरी 2026 को ट्यूसडे होगा। हर साल एक दिन आगे बढ़ता है, उसका कारण क्या है, आप देख लो। एक साल में जनरली 365 दिन होते हैं, ठीक है, अगर लीप ईयर नहीं है तो 365 क्या होता है, 52 इंटू, मतलब 52 वीक्स होते हैं उसमें, 52 इंटू 7+1, 52 वीक्स, मतलब 52 बार कंप्लीट रोटेशन हो गया। फिर एक दिन एक्स्ट्रा होते जाता है हर साल, ये एक्स्ट्रा होते जाएगा। जैसे अगर आज 1 जनवरी 2025 को, अगर आज अगर आज मंडे है, तो अगले साल, मतलब 1 जनवरी 2026 को ट्यूसडे होगा। ये एक दिन जो एक्स्ट्रा बढ़ रहा है ना, वो बढ़ते रहता है। ठीक है, पर अगर लीप ईयर आता है तो 366 हो जाएगा। तो उस दिन क्या होगा, उस ईयर में क्या होगा, 52 इंटू 7+2, ये 2 दिन बढ़ जाता है उस ईयर में एक्स्ट्रा। बस यही इन्फॉर्मेशन आपके काम की है। ठीक है, अब मैं देखता हूँ 2025 से 26 में जाऊंगा, तो एक दिन आगे बढ़ा। ठीक, 25 से 26 में एक दिन आगे बढ़ा। ठीक है,
26 से 27 में जाऊंगा तो एक दिन और आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं दिन बढ़ाते जाऊंगा, जब वो 7 दिन पूरा हो जाएगा ना, तो फिर वो अगला सेम दिन आ जाएगा ना। मतलब जिस दिन मेरा देखो, जैसे आज मैं मंडे से स्टार्ट करता हूँ, वो मंडे है, ठीक है, तो 2026 के 1 जनवरी को ट्यूसडे होगा, 2027 के 1 जनवरी को वेडनेसडे होगा। तो इस तरह से एक एक दिन बढ़ता रहेगा। तो 7 दिन जिस दिन पूरे हो जाएंगे जिस वीक में, जिस साल में, उसके अगला साल क्या होगा, फिर तो मंडे आएगा ना। मतलब एक हफ्ते में 7 ही दिन होता है, तो 7 दिन बाद वो साइकिल रिपीट होगी, होगी ना। तो बस वही चीज़ करना है, आप इसको देख लो आराम से, आप करके कैलकुलेट, ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो ये क्वेश्चन कितना इजी सा है, देख लो आप। मुझे दिया 2025, ठीक है, अब 25 से 26 आया, एक दिन बढ़ा, ठीक है, 26 से 27 आया, एक दिन और बढ़ गया, 27 से 28 आया, ये लीप ईयर है क्या? हम्म, लीप ईयर है ना, 4 से डिवाइड डिवाइड हो जाएगा ना, 4 5 जा 20, 0 4 7 जा 28, ठीक है, तो ये लीप ईयर, लीप ईयर मतलब कितना दिन, 2 दिन बढ़ जाएगा। 28 से 29 गया, एक दिन बढ़ जाएगा। 29 से 30 गया, 29 से 30 गया, क्या होगा, एक दिन और बढ़ जाएगा। कितना दिन हुआ, एक दो 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 चार दो छः, 25 में जो था, आप देखो, 25 से 26 में आए, आपका एक दिन बढ़ गया, 26 से 27 गए, एक दिन बढ़ गया, 27 से 28 गए, 2 दिन बढ़ गया, 28 से 29 गए, एक दिन और बढ़ गया, 29 से 30 गए, एक दिन और बढ़ गया। तो ये आपका कितना हो गया 6 दिन। ठीक है, अब आप देखो ऐसे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये ऐसे है। मैं मान लेता हूँ 1 जनवरी 2025 को मंडे है, ठीक है, 26 में ट्यूसडे होगा, 27 में वेडनेसडे होगा, 28 में क्या हुआ, 2 दिन बढ़ जाएगा, मतलब थर्ड फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है, 29 में क्या हुआ, सैटरडे, 30 में संडे, 31 में क्या होगा, मंडे अगेन। बस खत्म सवाल, मंडे आपका आंसर होने वाला है फिर से। ये मंडे से स्टार्ट किया, मंडे मुझे मिल गया, ये मिला कब, 2031 में, आंसर है वही। ऐसे भी कर सकते हो इजीली आप, हर साल में एक एक दिन बढ़ता है, लीप ईयर में 2 दिन बढ़ता है। अगर मान लेता हूँ मैं मंडे है, किसी दिन से स्टार्ट कर लो, मंडे ही क्यों, मान लेता हूँ मैं आज 1 जनवरी 2025 को वेडनेसडे ट्यूसडे है, ठीक है, पकड़ लेता हूँ, ठीक, 26 में वो वेडनेसडे होगा 1 जनवरी को, 27 में ट्यूसडे होगा, 28 में 2 दिन बढ़ जाएगा। तो मतलब सॉरी, अगर ट्यूसडे था तो 26 में वेडनेसडे, 27 में थर्सडे, 28 में फ्राइडे ना होके सैटरडे होगा, ठीक है, और 29 में क्या होगा, संडे, 30 में क्या होगा, मंडे, 31 में क्या होगा, ट्यूसडे। सेम दिन मिल गया मुझे, देख रहे हो आप, तो 31 में वो कैलेंडर रिपीट होगा, वो आप टिक कर दिए, हो गया सवाल आपका। इसमें ऐसा क्या इन्फॉर्मेशन है जो आपको बहुत ज़्यादा चाहिए होगा, सिंपल सी बात है, हर दिन एक एक दिन बढ़ता है, आप वो कैलकुलेट करके देख लो, लीप ईयर के केस में थोड़ा सा उल्टा हो जाता है, बस यही यही चीज़ करनी थी। और ये सब सवाल अगर आप पहले की सवाल करने में उलझ के अगर इसको आप नहीं कर पाते हो, तो आपका ये लॉस है ना। मतलब क्योंकि इस सवाल में आप बहुत कम टाइम में कर लोगे, नंबर तो उतने ही मिलने, चाहे पहला करो चाहे ये वाला करो। ठीक है, अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब ये क्वेश्चन देखना, कुछ चीज़ें आप दिमाग में अगर आप रखोगे तो अच्छा है, नहीं भी रखोगे तो आपको ये समझ में आनी चाहिए। देखो, ऑड प्लस ऑड, जैसे 3 + 5, ये आप कर लिया करो अपने दिमाग में, क्या होता है, इवन, ठीक है, ऑड प्लस ऑड इवन, इनफैक्ट ऑड प्लस नहीं, आप इसको प्लस माइनस ही ट्रीट करो, ऑड प्लस ऑड इवन, ऑड प्लस माइनस ऑड इवन, और इवन प्लस माइनस इवन, ये इवन होता है। जैसे 4 + 2 या 4 - 2, क्या 6 या 2, इवन ही है। एक चीज़, तीसरी चीज़ क्या होती है, ऑड प्लस माइनस इवन, या इवन प्लस माइनस ऑड, ये क्या होगी, ऑड हो जाएगी। जैसे क्या, 8 - 5, ये इवन है, ये ऑड है, कितना है 3, ऑड होता ही है, बस। ये 3 चीज़ें आप इसको याद रखो, या फिर आपको कंफ्यूजन हो रहा है एग्जाम में, तो 2 ऑड नंबर लेके या 2 इवन नंबर लेके या 1 ऑड या 1 इवन लेके आप कैलकुलेट करके देख लो। ये चीज़ अगर इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो ये सवाल बहुत ईजी है। आप देखना क्या दिया हुआ है कि पी क्यू आर एस आर द डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। लेट पी क्यू बी ऑड एंड आर एस बी इवन, तो मतलब
पी क्यू, देखो ऑड हो गया इधर, ये पी एंड क्यू। और इवन क्या क्या है हमारे पास, इवन है हमारे पास आर और एस, ठीक है, ये आपके पास हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पी माइनस आर होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस। तो इसमें तो इजी ये है, इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पी इंटू आर, ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, क्यू से, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है एस से, और एस एक इवन नंबर है। आप इवन नंबर समझते हो ना, इवन नंबर क्या होता है यार, इवन नंबर 2n होता है, 2 × n मतलब दो का कुछ गुणा होता है, समझ रहे हो ना। जैसे दो इवन नंबर क्या हुआ, 4 हो, 8 हो गया, 10 हो गया, कुछ भी इवन नंबर है तो उसको आप दो गुणे कुछ लिख सकते हो ना। 4 को 2 गुणे 2, 8 को 2 गुणे 4, 10 को 2 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हो। तो मतलब एस आपका क्या हुआ, पी माइनस आर का स्क्वायर, ये है गुणा हो रहा है क्यू से, गुणा हो रहा है कुछ कुछ भी नंबर, मान लेते हैं एस को 2n, तो n हो गया और 2 है, ठीक है। तो ये पूरा जो नंबर बनेगा उसमें एंड में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर इवन में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी नंबर को अगर आप 2 से गुणा करोगे तो वो इवन बन जाएगा। तो सीधी बात है, ये इवन है, पी माइनस आर का होल स्क्वायर इंटू क्यू इंटू एस इवन है, क्योंकि एस इवन है। इवन नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, चाहे वो नंबर ऑड हो चाहे इवन हो, वो बन जाएगा इवन, खत्म बात। सेम थिंग यहाँ पे देखो आप, वही चीज, क्यू माइनस एस इंटू क्यू स्क्वायर, इसमें एस मल्टीप्लाइड है जो कि इवन है, अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, इवन। तो वन वन टू दोनों सही है। अब इस पे देखते हैं, ठीक है, क्यू प्लस आर, क्यू क्या है, क्यू क्या है, क्यू ऑड नंबर है और आर क्या है, इवन है। तो ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड प्लस इवन क्या होता है, ऑड होता है। अब ऑड इंटू ऑड, ऑड क्या होता है, 3 × 5, 5 × 15, 15 क्या है, ऑड नंबर है ना। 5 × 7 करके देख लो, 35 ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, ऑड ही होगा। और p प्लस एस क्या है, p है ऑड, s है इवन, ऑड प्लस इवन का सम क्या होगा, ऑड होगा, ठीक है। अब ऑड और ऑड का मल्टीप्लाई क्या करोगे, ऑड आएगा। देख लो, 7 × 3 दोनों ऑड है ना, ऑड आ रहा है 21। 9 × 7 लेते लेते हैं, 9 × 7, 9 भी ऑड 7 भी ऑड, मल्टीप्लाई कितना है 63, वो भी ऑड, देख रहे हो। तो ये तीनों सही हो गया आपका, बस। अब ये सब चीजें है ना, आपको एग्जाम में जितना जल्दी आप करोगे उतना आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन आपको देखना है, एस इवन है, एस से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इवन होगा। यहाँ पे आप देख लो, क्यू प्लस आर, ऑड प्लस इवन इज ऑड, ठीक है, ऑड का स्क्वायर ऑड, क्यू प्लस एस इज, पी प्लस एस इज ऑड प्लस इवन, दैट इज ऑड। सो ऑड इंटू ऑड, दैट विल बी ऑड। तो आप लिख दोगे ऑड, आ गया आंसर 3, करेक्ट। 1 2 3 सही है, हो गया सवाल खत्म। कुछ इसमें ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं जो मतलब जो नहीं हो आपके लिए, आपको सब कुछ पता है, बस आप उसको अप्लाई नहीं कर रहे हो। और जब आप अप्लाई करना सीख लोगे ना, तो वो आपको एक क्वेश्चन में अप्लाई करना नहीं आएगा। जब आपका दिमाग ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस देखेगा, समझेगा और इस तरह से ट्रेंड हो जाएगा ना, तो आप सारे क्वेश्चंस को ऐसे ही कर लोगे। सारे क्वेश्चन पे ही आपका एनालिसिस काम करने लगेगा, आप नॉलेज अप्लाई करने लगोगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये 40 क्वेश्चन पे ही हम एंड कर देंगे, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं वीडियो। तो 40th क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज 4:25, ठीक है। मैं कहता हूँ ना, क्लॉक का क्वेश्चन आया हो एग्जाम में, तुरंत ड्रॉ कर लो। ये 12, 1, 2, 3 यहाँ कुछ आता है, 4 यहाँ आएगा, 5 यहाँ आएगा, 6 यहाँ आएगा, रफली ड्रॉ कर लो, बस आपको थोड़ा दिख जाए। उससे क्या होता है ना, विजुलाइजेशन थोड़ा इजी, दिमाग तेज काम करेगा। 10, 11, अब क्या है, 4:25, 4:25 मतलब क्या बात है, 4 बजने का मतलब होता है मिनट वाली सुई यहाँ रहेगी और घंटे वाली सुई यहाँ रहेगी, ये 4 बज रहा है आपका, ठीक है, सब लोग एग्री करते हैं इससे। अब क्या हो रहा है, 4:25 हो रहा है, 4:25 मतलब क्या हुआ कि जो मिनट वाली सुई है, ये 5 पे आ जाएगी ना, तभी 25 होगी। ये यहाँ से घूम के आ गई यहाँ पे 25 पे, ठीक है। अब घंटे वाली सुई के बारे में सोचो आप, घंटे वाली सुई 4 पे तो नहीं रहेगी ना, ये घंटे वाली सुई धीरे 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 थोड़ा सा आगे आ जाएगी, कुछ यहाँ पे रहेगी। मान रहे हो बात, सब लोग मान रहे हो। 4:25 के सामने घंटे वाली सुई जो होगी, जो घंटे वाली सुई होगी, ये आपका 4 और 5 के बीच में कहीं होगा, थोड़ा सा आगे होगा। और 4:25 एग्जैक्ट हो रहा है, 25 पे मतलब जो मिनट वाली सुई होगी वो 5 पे होगी। ये चीज आप देख लो। अगर आप ये चीज देख सकते हो तो आप ये चीज सोचो, किसी भी दो संख्या के बीच में, 12 1 या 1 2 2 3 4 5, 3 4 6 7, कितना
कितना डिग्री का कोण बनता है, कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, देख लो। क्योंकि 360 होता है पूरा टोटल 360, हाँ ये से ये पूरा हुआ 360। ये 12 पार्ट में डिवाइड कर लो आप, ये एक पार्ट दो पार्ट इस तरह से टोटल 12 ही पार्ट है ना, 12 से डिवाइड कर लो तो आ जाएगा एक पार्ट के बीच का एंगल। तो 10 से 11 या 9 से 10 हो, कुछ भी हो, वो 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये चीज़ आप मानते हो ना कि सुई के दो के बीच में 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब मैं एक चीज़ निकालता हूँ, ये ध्यान देना कि जो घंटे वाली सुई है वो पूरा जब 12 घंटा घूमे चलेगी तो पूरा 360 डिग्री का कोण बना लेगी। अगर 12 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जब फिर 12 बजेगा तब तक वो 360 डिग्री कवर करेगी 12 घंटे में। एक घंटे में कितना कवर करेगी, 30 डिग्री। और एक मिनट में कितना कवर करेगी, 30/60 कितना हुआ, 0.5 डिग्री। एक मिनट में ये कवर कर रही है आपका 0.5 डिग्री। ठीक है, तो 25 मिनट, 4:25 की बात हो रही है ना, 25 मिनट में ये कितना कवर करेगी, 25 मिनट में ये कितना कवर करेगी, वही चीज़ मुझे पता हो जाए तो काम बन जाएगा। देखो कैसे, ध्यान देना, मैं फिर से चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना आप ये। ठीक है, ये था 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जब 4 बजेगी तो ये सुई ऐसे रहेगी, आप मानते हो कि नहीं, 4 बजने पे। ठीक है, जब 4:25 होगा तो छोटी वाली सुई थोड़ा यहाँ से बढ़ के कुछ आगे आ जाएगी, मतलब ये 25 मिनट में थोड़ा ये कुछ आगे बढ़ेगी। कितना आगे बढ़ेगी 25 मिनट में, एक मिनट में चलती है कितना, ये 0.5 डिग्री, तो 25 मिनट में कितना चलेगी, कर लो, 12.5 डिग्री। मान के बात आप लोग कि ये जो घंटे वाली सुई है ये 12.5 डिग्री, ये है 12.5 डिग्री, 12.5 का एंगल इतना ये आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 25 मिनट में 4:25 पे मिनट वाली सुई कहाँ रहेगी, वो तो 5 के सामने ही रहेगी ना, बिल्कुल। ठीक है, अब ये दोनों उसके बीच का एंगल है, मुझे यही फाइंड आउट करना है, यही मुझे बताना है। ये एंगल कितना होगा, थोड़ा ध्यान दिमाग लगाओ, आपको ये दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा, सीधी बात है कि जब ये सुई 4 पे होगी, दो सुइयां जब 4 और 5 पे होंगी, दो अलग अलग नंबर पे, उनके बीच का कोण कितना है, 30 का कोण है ना। 30 में से जो घंटे वाली सुई है ये इतना आगे आ चुकी है, तो जो बचा हुआ कोण है वही तो उनके बीच का अभी कोण बचा हुआ है ना, वही तो आपका एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना है। ये कितना होगा, 17.5, जो कि इसका आंसर है। देख लो आप, देखो आज मैंने जो क्वेश्चंस करे हैं, आज आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि ये क्वेश्चंस रिलेटिवली इजी है, जो कि हम पहले दो क्लासेस में कर रहे थे। तो मैं यही चीज़ बार बार आज रिपीट कर रहा हूँ कि इस पेपर में क्वेश्चन सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इमोशनल होकर सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपको क्वेश्चन आता है या नहीं आता। इवन क्वेश्चन आता भी है, अगर आपको क्वेश्चन लेंदी लग रहा है तो आपको छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, उसको मार कर दो आप, अगर आपको टाइम मिलता है तो आप लास्ट में फिर उसको करो। बट अभी अगर बड़ा क्वेश्चन लगता है तो आप आगे बढ़ो। ये छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे ये मिनट वाला हो गया, या ये PQ² वाला हो गया, कैलेंडर का ईयर हो गया, कितनी बार कॉइंसाइड कर रहा है, ये वेट वाला क्वेश्चन है, 30-30 सेकंड के क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आप करके आगे बढ़ो। आपके नंबर्स तो बराबर ही मिलने चाहिए, ये सही करो चाहे कोई टफ क्वेश्चन सही करो। ठीक है, ठीक है, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, उसके बाद हम क्वेश्चन 40 के बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।